जब भी बड़ा मूव आता है तभी बड़ा पैसा बनता है मार्केट में। ये जो बड़े मूव होते हैं ना, ये आपको और इसकी वजह से जो पूरे वर्ल्ड के इन्वेस्टर थे भूल गए यार इतना बड़ा देश कैसे सर्वाइव कर गया। जो ये रिसेशन था उसकी शुरुआत हो चुकी थी 2008 से 7 साल पहले ही। हेलो गाइस, मैं हूं हर्ष भगत एंड आज मैं आ गया 99 डे चैलेंज की एक नई वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है बिग इवेंट इम्पैक्ट, यानी कि जब भी बड़ा मूव आता है तभी बड़ा पैसा बनता है मार्केट में। ये जो बड़े मूव होते हैं ना, ये आपको इतना पैसा दे सकते हैं जितना आप शायद पूरे साल में कमाओगे वो आप एक दिन में या एक हफ्ते में कमा सकते हो अगर आपको इस बड़े मूव पे काम करना आता है। ये बड़े मूव क्या, जैसे 9/11 का अटैक, 2008 का रिसेशन, कोविड का फॉल, रशिया यूक्रेन का फॉल, अडानी हिंडनबर्ग का फॉल। अगर ये सारे चीज़ों में अगर आपको इन पे काम करना आता होता तो आपका प्रॉफिट होता या लॉस? आपको प्रॉफिट होता, लेकिन हर बार आपका क्या हुआ? लॉस, क्योंकि आपको ये काम करना नहीं आता था। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि इन सब चीज़ों पे काम कैसे कर सकते हो। एक तो अभी चल रही है ना ईरान इजराइल की वॉर, वो भी समझाऊंगा। मैंने एनालिसिस दी थी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, लिंक डिस्क्रिप्शन में पहले ही बता दिया था एक दिन पहले कि ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, डरो मत। क्यों बताया था वो भी समझाने वाला हूँ। और अभी आने वाला है इलेक्शन, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि जो ईरान इजराइल की वॉर में क्या होने वाला है और इलेक्शन से क्या इंपैक्ट आ सकता है वो लास्ट में बोनस पॉइंट जरूर बताऊंगा। तो लास्ट तक बने रहना। और अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो मैंने पहला टॉपिक क्या रखा है? यूएस न्यूज़ इफेक्ट, यानी कि जब भी यूएस की तरफ से कोई न्यूज़ आती है तो वो पूरे हर एक कंट्री की इकोनॉमी पर इफेक्ट करती है। ठीक है, तो वो कितने दिन तक करती है पहले वो बताता हूँ, फिर उस पर काम कैसे करना है वो बताऊँगा। तो कभी भी यूएस की तरफ से न्यूज़ आती है, यूएस की तरफ से न्यूज़ आने का मतलब है जैसे कि 9/11 कहाँ से न्यूज़ आई? यूएस से आई। 2008 का रिसेशन, जो लेमन ब्रदर का क्राइसिस था वो कहाँ से आया? यूएस से आया। ठीक है, उसके बाद हमारी अडानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो आई वो कहाँ से आई? यूएस से आई। तो ये जो यूएस से न्यूज़ आती है उसका इम्पैक्ट होता है मार्केट पे 6 दिन तक, यानी कि मार्केट 6 दिन तक लगातार गिरती है। 6 दिन या फिर 9 दिन, ये याद रखना, क्योंकि मैं ये इसको फैक्ट के साथ बताऊंगा। अब इसको फैक्ट के साथ समझाता हूँ। जो 9/11 का फॉल हुआ था, 9/11 के फॉल में भी मार्केट 6 दिन तक लगातार गिरी थी। उसके बाद आया 2008 का रिसेशन, मार्केट फॉल्स 6 डेज कंटिन्यूसली। अडानी हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आती है तो अडानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में मार्केट गिरती है 9 डेज। ठीक है, तो हमें ना ये जो डेज है इसका क्या फ़ायदा है वो बताता हूँ। मार्केट गिरी जा रही है, कोई ऐसी न्यूज़ आ गई है यूएस से जिससे मार्केट गिर रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कब हमें बाय करना है, कब हमें। ये तो बोलते हैं ना लोग, इन्वेस्टमेंट खाली कर लो, पोर्टफोलियो खाली कर लो, कोई बड़ी न्यूज़ आ गई है पोर्टफोलियो खाली कर लो, लेकिन भरना कब है ये कोई बताता है? किसी को पता ही नहीं है। ठीक है, तो हमें जो ये डेज़ है ना ये हेल्प करते हैं। ये नहीं है कि ये फिक्स्ड है, ये 6 दिन ही गिरनी है मार्केट, लेकिन हिस्ट्री को देखें तो 6 दिन गिरी थी, 9 दिन गिरी थी। तो हमें आइडिया होता है कि 6 से 9 दिन के बीच में मार्केट वहाँ से एक रेंज बनाकर वहाँ से उठ सकती है। तो ये जो डेज है ये हमें ऐसे हेल्प करते हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है ग्लोबल पैंडेमिक। ग्लोबल पैंडेमिक मतलब कोई ऐसे पैंडेमिक जिसने पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट करा है, पूरे वर्ल्ड को हिला कर रख दिया। तो ऐसा कोई पैंडेमिक आया है क्या? कुछ सालों पहले ही आया है, 2-3 साल पहले की बात है। ग्लोबल पैंडेमिक आया था कोविड-19, जिसने पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट करा था, हर एक इकोनॉमी को इम्पैक्ट करा था। तो वो ग्लोबल पैंडेमिक में जब भी ऐसा कोई फॉल आता है या फिर जैसे ऐसी कोई न्यूज़ आती है जो पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट कर सकती है, उस न्यूज़ में मार्केट 13 दिन तक गिर सकती है। ठीक है, 13 दिन तक गिर सकती है। तो जो ये डेज़ है ये हमें, मैंने अगेन बता रहा हूँ, ये डेज़ हमें हेल्प करते हैं एक आइडिया के लिए। हमेशा ना एक आइडिया होना चाहिए। आप कोई भी चीज़ कर रहे हो ना उसके अंदर हमेशा एक आइडिया होना चाहिए। आपको नहीं पता कितने दिन गिरने वाली है, लेकिन आइडिया होना चाहिए कि इतने दिन गिर सकती है। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो आपको अगली बार से पता होगा कि आपको कितने दिन तक वेट करना है, कितने दिन के बाद आपको क्या करना है। लेकिन एक चीज़ कॉमन है, मार्केट के अंदर फॉल तो आता है, लेकिन मार्केट में फॉल आने के बाद एक चीज़ कॉमन होती है, वो क्या होती है? रिकवरी। हमेशा मार्केट के फॉल के बाद रिकवरी आती है। हम सबका ध्यान कहाँ होता है? यार फॉल आ गया, काश इस फॉल को मैं पकड़ लेता, काश मुझे एक दिन पहले पता होता कि कितने दिन मार्केट गिरने वाली है, फिर काश मुझे पता होता कि मार्केट में कितना फॉल आने वाला है। भाई मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, कोई भी भगवान नहीं है, लेकिन आजकल के यूट्यूबर भगवान बन चुके हैं। वो बता देते हैं आपको कितने दिन आपका जो क्रैश आने वाला है, कब आने वाला है, क्योंकि हम तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते भाई, एजेंसीज प्रेडिक्ट नहीं कर सकती, तो हम कौन होते हैं प्रेडिक्ट करने वाले? ठीक है, हमें ये नहीं पता चल सकता कि कितने दिन मार्केट गिरने वाली है, लेकिन हमें ये पता है कि मार्केट के अंदर रिकवरी आने वाली है। ठीक है, तो वो कैसे आती है उस पर बात करते हैं, और कितनी फॉल के बाद कितनी रिकवरी आती है पहले वो जान लो, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है या नहीं। तो पहले बात करते हैं फॉल कितना आता है। देखो, 9/11 का अटैक हुआ, मार्केट ने 16% 6 दिन में गिर गई। 2008 का क्रैश हुआ, मार्केट 29% गिरी 6 दिन में। अडानी हिंडनबर्ग का केस हुआ, मार्केट 69% गिर गई 9 दिन में। कोविड आया, मार्केट 26% गिर गई 13 दिन में। रशिया यूक्रेन का वॉर आया, सिर्फ एक दिन में मार्केट 5 से 6% क्रैश करती है। 9/11 में फॉल कितना आया था? 16%।
9-11 का फॉल जब रिकवर होता है तो 24% राइज आता है मार्केट के अंदर, ठीक है। 2008 का क्रैश कितना आता है? 29% इन 6 डेज। लेकिन जब हम बॉटम से ऊपर की बात करें कि बॉटम से मार्केट कितना ऊपर गई, 146% फ्रॉम बॉटम। कोविड का फॉल आता है 133% का राइज विदाउट रिजेक्शन। और अभी की बात करें ना तो अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया ये 133% तो विदाउट रिजेक्शन की, मतलब मार्केट ने रिजेक्शन ली सीधा ऊपर चलती गई, ठीक है। ये 133% बिना रुके चली है मार्केट, ठीक है। आफ्टर कोविड फॉल 133% कितना होता है इन निफ्टी, ठीक है। रशिया यूक्रेन की वॉर हुई, 16% की रिकवरी आई मार्केट के अंदर। मैं बोल रहा हूँ यार फॉल के पीछे क्यों भाग रहे हो जिसको हम पता ही नहीं लगा सकते। हमें पता ही नहीं है मार्केट के अंदर फॉल कितना आने वाला है। हमें लेकिन एक चीज़ पता है, जब भी मार्केट के अंदर फॉल आएगा एक रिकवरी आएगी, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि इसको रिकवरी के ऊपर ट्रेड कैसे करते हैं। तो हाउ टू वर्क, तो पहला पॉइंट है मार्केट कभी भी गिरती है ना, मार्केट कभी भी गिरती है तो सीधा नहीं गिर जाती, ठीक है। मार्केट कैसे रिएक्ट करती है वो बताता हूँ। अब समझते हैं जब मार्केट गिरती है तो कैसे वो रिकवरी करती है। जब भी मार्केट गिरती है, पहला पॉइंट है ये, जब भी मार्केट गिरती है तो क्या वो सीधा वी शेप रिकवरी करती है? बिल्कुल नहीं। वो क्या करती है, पहले मार्केट गिरती है फिर वो एक रेंज बनाती है, रेंज बनाती है, एक अपर लेवल एक लोअर लेवल। अब जब इसके रेंज का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है। ये रेंज बनाकर, ये रेंज ब्रेकआउट पर हमें ट्रेड लेना है और ये मैं प्रूव करता हूँ कैसे हम प्रैक्टिकली करते हैं। देखो अब जब मार्केट कोविड के फॉल में मार्केट गिर रही थी, क्या वो सीधा ऊपर गई? क्या वो सीधा ऊपर गई? नहीं, वो मार्केट गिरी, यहाँ पर ये अपर लेवल बनाया, एक लोअर लेवल बनाया। एक हमने क्या करा, इस अपर लेवल को हमने यहाँ पे मार्क कर लिया ऐसे, ठीक है। एक लोअर लेवल को हमने यहाँ पर ऐसे मार्क कर लिया। अब हमें क्या करना है, जिस भी जो ये रेंज बन गई ना, अब हमें इसके ब्रेकआउट का वेट करना है। देखो मार्केट ने क्या हुआ, अब मार्केट में हमने ये रेंज बना ली, इसको क्लियर करने के लिए वापस मैं एक रेंज बना देता हूँ। मार्केट ने यहाँ पर एक रेंज बनाई, अब हमें क्या करना है, इस रेंज के ब्रेकआउट का वेट करना है, ठीक है। लेकिन ब्रेकआउट का वेट करना है, लेकिन ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं लेना। मार्केट क्या करेगी, मार्केट इसका ब्रेकआउट देगी। देखो मार्केट गिरी, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, लेकिन मार्केट हमेशा इस रेंज पे वापस ज़रूर आएगी। मार्केट यहाँ पर आई और जब यहाँ पर मार्केट आई ना, जब यहाँ पर मार्केट आई हमेशा यहाँ से रिजेक्शन आएगी और यहाँ से मार्केट जाएगी ऊपर। तो हमें यहाँ पर जब रिजेक्शन आए, यहाँ पर हमें देखना है एच कैंडल्स, ठीक है। या तो हमें 4 आवर टाइम फ्रेम में मिलेगी या फिर 1 डे टाइम फ्रेम में मिलेगी, ठीक है। अगर हमें ऐसा मिलता है पैटर्न, यहाँ पर हमें ट्रेड लेना और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। ये हमारा है पहला स्टेप। ये तो टेक्निकल एनालिसिस पार्ट वाले में मैंने आपको बता दिया कि अगर टेक्निकल एनालिसिस करता है कोई बंदा, सिर्फ चार्ट देखकर अगर किसी को ट्रेड लेना है, इसमें आप फ्यूचर का ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि इसके अंदर फ्यूचर का ट्रेड के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा बनने के चांसेस है, क्योंकि हमें बहुत लॉन्ग टर्म तक इसको होल्ड करना है, हमें इसको बेचना ही नहीं है। क्योंकि जब भी मार्केट गिरती है ना, उसका डबल ट्रिपल रिकवरी करती है। मार्केट अगर इतना गिरी है ना तो ऑब्वियसली यहाँ तक तो जानी है, ठीक है। लेकिन ये फ्यूचर्स के अंदर पॉसिबल है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा प्रीमियम डीके नहीं होता। लेकिन अगर किसी को ऑप्शंस के अंदर काम करना हो तो वो मंथली एक्सपायरी वाला ऑप्शन लेने का सोच सकता है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि एक रेंज बनती है, उसके बाद मार्केट आती है और उसके बाद यहाँ से राइज आता है, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन दिल में ज़रूर आएगा, क्या ये जो रिकवरी है, जो रेंज तोड़ने के बाद जो रिकवरी आती है वो हर बार आती है? नहीं, 2008 के फॉल में नहीं आई। 2008 के बाद जो फॉल आया था उसके अंदर रेंज तोड़कर मार्केट ऊपर नहीं गई, वो 1 साल तक गिरती रही। 1 साल तक मार्केट हमारे जो फॉल है उसके नीचे ही जाती रही, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ परसेंटेज की, तो मार्केट 61% गिर गई थी फ्रॉम टॉप। तो हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट अब रेंज तोड़ने वाली है? उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा रीज़न, कि वो फॉल जो था वो आया क्यों था। वो आया था रिसेशन की वजह से, मंदी की वजह से। लेकिन मंदी शुरुआत कैसे हुई थी, आपको वो समझने के लिए शुरुआत से समझना पड़ेगा कि वो शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी। तो हमें क्या लगता है 2008 का फॉल क्यों हुआ था? क्या वो लेमन ब्रदर क्राइसिस, लेमन ब्रदर कौन था? 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी अमेरिका की, क्या वो उसके बैंकरप्ट होने की वजह से जो मार्केट है वो क्रैश आया था? क्या क्रैश आया था उसकी वजह थी यूएस की ख़राब पॉलिसी? आपको ऐसा लगता होगा, आपने ऐसा सुना होगा, लेकिन असल में रीज़न जो था ना, वो जो ये रिसेशन था उसकी शुरुआत हो चुकी थी 2008 से 7 साल पहले, यानी कि 9/11 का अटैक। A series of terrorist attacks in the United States. Pictures just in showed the building already on fire with smoke billowing from the upper floors. We have no details on why the flames hit the building, nor so far of any deaths or slammed injuries. into the World Trade Center. Thick black smoke blotted out the Manhattan.
तो इस अटैक का पहला कॉन्सिक्वेंस स्टॉक मार्केट इमीडिएटली क्रैश कर जाते हैं। उसी दिन जैसे ये न्यूज़ आती है कि 9/11 अटैक हो चुका है, मार्केट क्रैश कर जाती है, सारी मार्केट कोलैप्स कर जाती है, सारे इंडस्ट्री, सारे सेक्टर एकदम से कोलैप्स कर जाते हैं। 21%. Because we're now down 43%. What in the world is happening on Wall Street? 2-year note yields went from 190 to 166. और उसके बाद जो दूसरा इफेक्ट आता है वो होता है 18,000 स्मॉल बिजनेसेस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, यानी कि 18,000 दुकानें बंद हो गई। अब लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है उस दिन के बाद, लोगों की जो जॉब है वो चली जाती है, क्योंकि बिज़नेस नहीं है तो नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है तो पैसा कहाँ से आएगा, जॉब कहाँ से आएगी। और इसके बाद जो तीसरा आता है वो होता है इंश्योरेंस कंपनियों का डैमेज। जस्ट बिकॉज अब इंश्योरेंस कंपनियों के पास इतने सारे क्लेम्स आ जाते हैं कि उनके पास अब पैसा ही नहीं बचता देने के लिए। इतना ज़्यादा पैसा, इतना ज़्यादा क्लेम हो जाता है कि अब अमेरिकन गवर्नमेंट को उसके अंदर घुसना होता है, अमेरिकन गवर्नमेंट को क्लेम्स को पे करना पड़ता है। और इसके बाद आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, यानी कि अब ना तो अमेरिकन गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा बचा, ना ही उनके लोगों के पास, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, काम धंधा नहीं है, तो उसकी वजह से लोगों के पास पैसा नहीं है। और इतने सारे लॉसेस को बियर कौन करेगा? अमेरिकन गवर्नमेंट। तो अब अमेरिकन गवर्नमेंट के पास भी पैसा नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है? नहीं, ये शुरुआत थी। अब जो लोगों का भरोसा था अमेरिका के ऊपर, अमेरिका के अंदर जो लोग रह रहे थे वो सेफ फील करते थे जस्ट बिकॉज ऑफ डिफेंस। लेकिन इतने बड़े डिफेंस फेलियर के बाद अब लोगों का भरोसा उठ चुका था। अब जो लोग घर खरीद रहे थे, घर खरीदने की सोच रहे थे, अब वो घर खरीदने की नहीं सोच रहे थे, और अब जो लोन ले रहे थे वो लोन लेना बंद कर दिया था। अमेरिकन गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, बैंक्स के पास पैसा नहीं है। तो इसी को काउंटर करने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट अब क्या करती है? इंटरेस्ट रेट को कम कर देती है, मतलब बियर मिनिमम, यानी कि जो 6% का इंटरेस्ट रेट, यानी कि अगर आप कोई चीज़ ले रहे हो 1000 रुपये की, उस पर 600 रुपये आपको देना है, तो अब वो 1.75% कर देती है, यानी कि 150 रुपये में आपको अब लोन मिलेगा। ठीक है, 150 रुपये में लोन, यानी कि अब वो हर किसी को लोन बांट रही है। यानी कि अगर आप आ रहे हो, आपके पास पैसा नहीं है, आप कमा रहे हो 5,000, आपको दे रहे हैं 10,000 का लोन, 50,000 का लोन, जितनी आपकी औकात है उससे आपको 10 गुने का लोन मिल रहा है। आप रह रहे हो फ्लैट के अंदर, आपको मिल रहा है कोठी खरीदने का लोन। ठीक है, इतना ज़्यादा हाइप कर दिया, इतना ज़्यादा लोन बांट दिया कि अब एक और प्रॉब्लम राइज हो जाती है, इन्फ्लेशन की। अब जो थोड़ा बहुत पैसा बचा था ना बैंक के पास, वो भी लोन दे दिया। अब इन्फ्लेशन तो आ गया था, लेकिन एक और साथ एक और प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि अब इतना ज़्यादा लोन दे दिया लोगों को कि अब बैंक्स के पास खुद के पास पैसा नहीं बचा। जो गवर्नमेंट के पास पैसा था अब वो भी वो लोन में दे चुके हैं, तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं बचा। जो थोड़ा बहुत बचा था सर्वाइव करने के लिए, अब वो भी पैसा सारा मार्केट में लग चुका है। और जो ये चीज़ें हैं ना, ये जो इंटरेस्ट रेट कम की चीज़ है, ये रही 2004। अब हम आ गए 2004 में, जब इंटरेस्ट रेट कम है, जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ठीक है, मार्केट के अंदर अब फॉल आने वाला है, बस 4 साल रह गए हैं। तो 2004 तक सब कुछ ठीक था, इंटरेस्ट रेट कम था, अब लोगों के पास पैसा आ गया था, क्योंकि इतना लोन मिल गया था कि लोग सोच रहे थे कि अब सब कुछ खुशहाली है, 9/11 का अटैक टल चुका है। लेकिन ये सिर्फ था बबल, जो कि अब फूटने वाला है। लेकिन वो बबल कैसे फूटेगा, अब उस पर आते हैं। अब लोन तो दे दिया, अब मान लो मैंने लोन दिया तो किस भाव से दिया है? बैंक अगर कोई लोन दे रहा है तो क्यों दे रहा है? क्योंकि उस पर इंटरेस्ट आएगा, उस पर रीपेमेंट आएगी लोन की। तो यानी कि जो बैंक पैसा दे रहा है वो अब बोल रहा है कि मुझे अब पैसा वापस करो मेरा। अब जब बारी आती है पैसा वापस करने के लिए, लेकिन उससे पहले एक चीज़ होती है, इन्फ्लेशन बढ़ चुकी होती है। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है। अब जो इंटरेस्ट रेट जो बहुत बिल्कुल कम था, अब वो बढ़कर ज़्यादा हो चुका है। यानी कि एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं, आप एक आईफोन लेने जा रहे हो, आपकी किस्तें बनती है महीने की 300 रुपये, आप कमा रहे हो 5,000 रुपये। ठीक है, आप बोल रहे हो 300 रुपये की किस्त तो मैं दे ही दूंगा, क्या दिक्कत है, 5,000 कमा रहे हो ना। लेकिन अगर एकदम से एप्पल बोले कि हमारी किस्तें अब 300 रुपये से हो गई है 3,000, आप कमा रहे हो 5,000, किस्तें हो गई 3,000, आप बोलोगे भाई इतना तो मैं कमा नहीं रहा जितना तुम किस्त मांग रहे हो। तुम क्या करोगे? तुम बोलोगे भाई मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारा आईफोन, तुम पकड़ो अपने हाथ में। और यही हुआ अमेरिका के अंदर भी। अमेरिका के अंदर जिन लोगों ने लोन लिए थे घर खरीदने के लिए, अब वो सारे बोल रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है, अब तुम ले लो अपने घर वापस। लेकिन इससे क्या हुई? इससे एक और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब क्या है कि क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, इसलिए सारे ही लोग अपना घर बेचने लग गए। अब इतने सारे घर, मान लो जहाँ पर 10 घर बिकते हैं, अब एकदम से 1000 घर बिकने लग गए। तो क्या होगा? अब जो उसकी चीज़ की सप्लाई है वो इतनी ज़्यादा हो गई कि उसकी डिमांड ही कम हो गई, उसका प्राइस ही कम हो गया। 1 करोड़ का घर अब 10 लाख का, 20 लाख का बिक रहा है। इसकी वजह से रियल इस्टेट सेक्टर हो गया डाउन, रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर भी आ गया क्रैश। रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर क्रैश आने की वजह से अब जो बैंक का पैसा लोन के अंदर घुसा हुआ था करोड़ों रुपए, अब वो करोड़ों रुपए की वैल्यू भी कुछ लाखों में हो गई है। यानी कि अब जो बैंक का पैसा आने का, जहाँ से पैसा आ सकता था वहाँ से भी नहीं आ सकता। इसकी वजह से अब जो बैंक का सारा पैसा था, अब वो सब कुछ खत्म होने वाला है।
अब हम आ गए हैं 2007 मार्केट क्रैश से 1 साल पहले, और अब जो इशू क्रिएट होता है वो होता है क्रेडिट क्राइसिस। यानी कि अब इतना ज़्यादा लोन बढ़ चुका है, इतना ज़्यादा डेब्ट हो चुका है कि अब किसी को ये नहीं पता कि इस लोन को भरेगा कौन, इतना ज़्यादा लॉसेस को बियर कौन करेगा। और उसके साथ सोने पे सुहागा एक और चीज़ हो जाती है, लेमन ब्रदर की बैंकरप्सी। Lehman Brothers is going bankrupt, and financial markets from Asia to Europe are doing their utmost to prevent Monday from turning from dark to black. अब आप ये सोच रहे होगे कि लेमन ब्रदर कौन है। लेमन ब्रदर है यूएस की उस टाइम की 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी, जो कि सारे स्टॉक्स में या फिर सारी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। और खुद सोचो, अगर किसी देश की 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी अगर डूब जाए, बैंक करप्ट हो जाए, यानी उसके पास कुछ नहीं बचा। और यही पॉइंट था जिसकी वजह से जो रिसेशन की आग थी और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी। यूएस गवर्नमेंट तो बहुत टाइम से गिर रही थी, गिरी हुई गवर्नमेंट हो गई थी, क्योंकि अब उसके पास फेडरल रिजर्व के अंदर कोई कैश नहीं है, कोई कुछ नहीं है, फेडरल रिजर्व में कुछ नहीं पड़ा। उसकी वजह से क्या होता है, अगर किसी भी कंट्री की फेडरल रिजर्व के अंदर कुछ नहीं पड़ा, उसकी वजह से उसकी डॉलर की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही थी। अब डॉलर की वैल्यू डिक्रीज़ होने का मतलब है उस टाइम जो ट्रेड हो रहा था मोस्टली डॉलर के अंदर होता था। मान लो आपके पास एक करेंसी पड़ी है जिसकी वैल्यू 100 रुपये है, और वो पड़े 50 हो गई है, 20 हो रही है, आपके सामने गिरी जा रही है। और वो गिरने की वजह से अब वो सारे देशों के पास वही करेंसी है। अब जो वो सारे देशों की करेंसी गिर रही है, तो उससे क्या होगा, अब उसके पास लोगों के पास पैसा नहीं बचेगा, कंट्रीज़ के पास पैसा नहीं बचेगा, अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, लोगों के पास रोज़गार नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस शट डाउन हो जाएंगे, रिसेशन आ रहा है। और इसकी वजह से आता है मार्केट क्रैश 2008, जिस दिन मार्केट 6 दिन में, मात्र 6 दिन में 29% गिर जाती है। अगर मैं टॉप से बॉटम बताऊं तो 61% गिरती है। इतना बड़ा इम्पैक्ट आया। ये जो मार्केट क्रैश था वो ऑलरेडी बहुत सालों पहले ही स्टार्ट हो चुका था। तो कोई भी रिसेशन आता है, कोई भी ऐसा क्रैश आता है, तो वो रातों रात नहीं आता, वो स्टार्टिंग उसकी हो चुकी होती है बहुत साल पहले। तो आज मैंने ये जो पॉइंट बताया वो इतना बताना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव चेंज करना था। मुझे आपको बताना था कि अगर आपको कोई भी चीज़ को एनालाइज करना है ना, वो आप ये मत देखो कि वो चीज़ रातों रात हुई है, वो चीज़ जो है वो बहुत सालों पहले ही शुरू हो चुकी थी। ठीक है, बस आपको ये समझना है इंडिया के अंदर भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है काफ़ी सालों पहले, आपको वो दिख नहीं रही, आपके सामने है। आप बताओ मुझे, अगर आपको पता है वो कमेंट में बताओ कि वो क्या चीज़ें जो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है काफ़ी टाइम से, जिसकी वजह से अगला शायद क्या पता रिसेशन आ सकता है, क्या पता मार्केट के अंदर फॉल आ सकता है। आप मुझे बताओ आपको क्या लगता है ऐसी क्या चीज़ें हैं। और बढ़ते हैं वीडियो में कि इस पर आप काम कैसे कर सकते हैं। और बढ़ते हैं वीडियो पे क्यों, और बढ़ते हैं वीडियो में। ये मैंने क्यों समझाया था, याद है क्या पॉइंट था कि रेंज कब नहीं टूटती। ठीक है, तो रेंज अब की बार क्यों नहीं टूटी, अब एक रिकवरी क्यों नहीं आई, उसकी वजह से क्योंकि अब रिसेशन आया था, अब लोगों के पास रोज़गार नहीं था, काम धंधा ही नहीं था। जब काम धंधा ही नहीं होगा, जब इंडस्ट्रीज़ नहीं चल रही, तो मार्केट कैसे ऊपर जाएगी, है ना। कोविड के अंदर क्यों राइज आया, वो मेरा 3rd पॉइंट है। ठीक है, होप, एक्सपेक्टेशन, गवर्नमेंट स्टेप्स। ठीक है, अब जो ये चीज़ है ना, मैंने टेक्निकल एनालिसिस प्लस फंडामेंटल एनालिसिस प्लस साइकोलॉजी प्लस कॉमन सेंस सब मिला दिया। इसके बाद ऐसा नहीं है सिर्फ चार्ट देखकर आपको रेंज तोड़कर आपको बाय कर लेना है, ये भी चीज़ें देखनी है, ये तीनों चीज़ें देखनी है। ठीक है, कि फॉल आया तो उसका रीज़न क्या है, और उसके अंदर हमारी होप क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है, और गवर्नमेंट स्टेप्स क्या है। कोविड के अंदर रिकवरी क्यों आई उसका रीज़न बताता हूँ, बहुत सिंपल रीज़न है। कोविड के अंदर रिकवरी इसलिए आई क्योंकि उसके अंदर होप थी, गवर्नमेंट के स्टेप्स अच्छे थे। मार्केट के अंदर कोविड आया, मार्केट में लॉकडाउन लगा दिया, जो दर्शाता है गवर्नमेंट ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने की ताकत है। उसके बाद यूएस से न्यूज़ आई, रशिया से न्यूज़ आई, चाइना से न्यूज़ आ रही है कि मार्केट के अंदर कोविड की वैक्सीन बन सकती है। इन्वेस्टर कभी ये नहीं सोचता कितनी डेथ हो रही है, वहाँ पर उनको बस एक होप चाहिए कि जैसे लोग बोल रहे थे ना कि कोविड एक ऐसा बीमारी है जिसका कभी इलाज ही नहीं आएगा और उसके बाद दुनिया बचेगी ही नहीं। अगर कोई ऐसी चीज़ है ना जिससे दुनिया बचेगी नहीं तो मार्केट बचती ही नहीं। ठीक है, लेकिन जब एक होप आ गई ना, एक होप काफ़ी होती है पूरी मार्केट को उठाने में। ये समझ लो, मार्केट के लिए टेक्निकल एनालिसिस नहीं, एक सिर्फ होप। ऐसे जब पेंडेमिक वाला सिचुएशन होता है वहाँ पर सिर्फ एक होप मार्केट को ऊपर लेकर जाती है, और वो होप थी वैक्सीन की न्यूज़ कि वैक्सीन बन सकती है। मार्केट में कॉन्फिडेंस दिया गवर्नमेंट्स ने कि वैक्सीन बन सकती है। सिर्फ ये कॉन्फिडेंस की वजह से आती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री की फास्टेस्ट रिकवरी हमारे इंडियन मार्केट में, और सारी मार्केट्स के अंदर, बहुत सारी मार्केट में नहीं भी आती, लेकिन हमारी मार्केट के अंदर आती है सबसे ज़्यादा रिकवरी परसेंटेज वाइज। क्यों आती है, उसका रीज़न क्या है, हमारे गवर्नमेंट के स्टेप्स की वजह से। हमारे गवर्नमेंट के स्टेप्स जो कि पूरे देश, जो यूएस की सबसे सारी मीडिया हमारे को ट्रोल कर रही थी, हमारे देश को बोल रही थी कि इंडिया विल नॉट सर्वाइव दिस टाइम, लेकिन उसके अंदर भी गवर्नमेंट ने अच्छे से सर्वाइव किया। गवर्नमेंट ने अच्छे सर्वाइवल के स्टेप्स लिए, और उसके बाद तो ऐसा हुआ कि मार्केट में हम कोविड वैक्सीन बांट रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारे देशों को हमने फ्री में बांटी। outset, the Republic of India, whose assistance was critical
to our pandemic response. Taiwan has praised India for helping Paraguay to get vaccines amid Chinese pressure. और इसकी वजह से जो पूरे वर्ल्ड के इन्वेस्टर थे वो हिल गए, यार इतना बड़ा देश कैसे सर्वाइव कर गया इतने बड़े पेंडेमिक को, क्योंकि लोग बोल रहे थे भारत की इतनी बड़ी आबादी है कि अगर इसके अंदर ये कंट्रोल नहीं कर पाते, गवर्नमेंट अगर इसको नहीं संभाल पाती, तो शायद भारत के अंदर मैं यहाँ पर खड़ा होकर आपको ये नहीं समझा रहा होता, ठीक है। तो अगर ये समझा पाया तो गवर्नमेंट ने अच्छे स्टेप्स लिए थे, और गवर्नमेंट की स्टेप्स की वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, मार्केट में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि जो भारत है वो कोई सा भी पैंडेमिक, कोई से भी महामारी, कोई से भी सिचुएशन आ जाए उसके अंदर से निकल सकता है। और वही हुआ 2008 के अंदर भी। 8 के अंदर एक साल मार्केट क्यों गिरती रही, क्योंकि गवर्नमेंट को ही नहीं पता क्या करूं, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कम कर सकते हैं, रिसेशन से कैसे निकले। लेकिन वहाँ पर क्या होता है 2008 के अंदर आता है एक साल, क्यों एक साल के बाद ही क्यों मार्केट ऊपर भागी, क्योंकि वहाँ पे मार्केट के अंदर जब गवर्नमेंट ने अच्छे स्टेप्स लिए, जब भी मार्केट के अंदर वॉर की सिचुएशन होती है तो क्रूड का जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होता है। ये देखा गया है हमेशा, जब भी वॉर होती है तो क्रूड का प्राइस इंक्रीज़ होता है। और जब भी कोई पैंडेमिक सिचुएशन होती है, जो यूएस से न्यूज़ आती है, तो जो न्यूज़ का इफेक्ट होता है उसके अंदर हमेशा गोल्ड का प्राइस इंक्रीज़ होता है। और इसी रीज़न की वजह से भारत की गवर्नमेंट ने क्या किया, गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी, 200 टन गोल्ड खरीदा गया। और इसके साथ साथ एक और मेजर लिया, ग्लोबलाइजेशन को और खोला, लिबरलाइज करा पॉलिसीज़ को, यानी कि बाहर की अब जो कंपनीज थी उनको और बोला कि बढ़ावा दिया कि तुम आओ भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। और उसकी वजह से हमारा देश एक साल के अंदर अंदर वापस रिसेशन से बाहर आता है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऐसा कुछ होता है ना, तो गवर्नमेंट क्या करती है वो ध्यान रखो, ठीक है। ईरान इजराइल के अंदर जो वॉर हो रही है, अब उसके बारे में बता देता हूँ। ईरान इजराइल के अंदर जो वॉर हो रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, बड़े नेशंस क्या कर रहे हैं। ईरान इजराइल बहुत छोटे देश है जिससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। गवर्नमेंट जो बड़ी गवर्नमेंट है, बड़े नेशंस की गवर्नमेंट है, वो क्या कर रही है, क्या यूएस जो बड़े देश है, यूएस की वजह से, यूएस अगर कुछ करता है तो उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट आता है। क्या यूएस उसके अंदर घुसा, यूएस ने बोला मैं नहीं घुस रहा। क्या भारत घुसा, भारत अब न्यूट्रल है, भारत बोल रहा है हम नहीं घुस रहे वॉर के अंदर। क्या रशिया घुसा, नहीं घुसा। जब कोई बड़ा देश घुस ही नहीं रहा उस वॉर के अंदर, तो फिर क्या हुआ, जब इजराइल के अंदर अटैक हुआ, इजराइल की गवर्नमेंट बोल रही है, न्यूज़ क्या आती है, न्यूज़ ये आती है कि ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक करा, मिसाइल लॉन्च करा। लेकिन जो हमें नहीं पता चलता, जो हमें नहीं बताया जाता, वो ये होता है कि ईरान ने इजराइल पे वॉर तो करी, अटैक तो करा, लेकिन इजराइल को ऑलरेडी पता था कि अटैक होने वाला है, इसलिए उसने मिसाइल फेल कर दी ईरान की, ठीक है। ये कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि आपको तो डराना है ना, आपका तो पोर्टफोलियो खाली करवाना है, ठीक है। आपको ये भी कोई नहीं बताएगा कि ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक तो करा, लेकिन अमेरिका ने इजराइल को बोला है कि भाई तू शांत हो जा, तू गुस्सा मत करियो, तू वॉर मत करियो। अमेरिका की ये बोलने के बाद ईरान ने भी बोला कि हम भी अब शांति चाहते हैं। तो जब इजराइल की खुद की कंट्री की स्टॉक मार्केट जो ग्रीन पड़ी है, तो भाई आप क्यों डर रहे हो इंडिया के अंदर बैठकर, आपकी थोड़ी ना वॉर हो रही है, ठीक है। ये सारे यूट्यूबर्स क्या करते हैं, आपको डराते हैं, ठीक है। उनको खुद को ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, वो डराते हैं, वो बोल रहे वॉर हो गई भाई, मार्केट क्रैश हो जाएगी। मैंने एक दिन पहले बोल दिया था टेलीग्राम में अपने कि भाई पैनिक मत करना, कोई बड़ा सीन नहीं हुआ है, कोई बड़ा देश इंटरफेयर नहीं किया है, ये सिर्फ पैनिक सेलिंग है, यहाँ पे आपको डराया जाएगा लेकिन ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, अपना पोर्टफोलियो खाली मत करना। तो इसलिए ना गलत लोगों के संगत में मत पड़ो, जिनको सच में नॉलेज है उनके साथ रहो, उनके साथ सीखो। तो अगर मेरे साथ सीखना चाहते हो तो मेरा तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सीख सकते हो, वहाँ पे मैं लाइव अपडेट्स एनालिसिस देता रहता हूँ। तो इस वीडियो के बाद मैं नहीं चाहता आप कोई भी जाकर वीडियो देखो, कोई एनालिसिस की वीडियो देखो, यार मैं चाहता हूँ कि आप खुद काबिल बनो, आपको किसी को देखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। मैं जो एनालाइज कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं आपको ये जो होप और एक्सपेक्टेशन है, मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो के बाद स्मार्ट ट्रेडर बन जाओ, ट्रैप ट्रेडर नहीं, किसी की बातों में ना फंसो, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना, होप एक्सपेक्टेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मार्केट होप और एक्सपेक्टेशन से ही चलती है। तो इस पॉइंट को मैं एक और बार थोड़ा सा और ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ 2 और पॉइंट से, रशिया यूक्रेन वॉर और अडानी हिंडनबर्ग का केस। अब इस केस के अंदर क्या होता है, तो रशिया यूक्रेन के अंदर क्या होता है, मार्केट गैप डाउन खुलती है 2.5-3%, उसके बाद 2% नीचे जाती है, यानी कि 5 से 6% का मार्केट में एक ही दिन फॉल आ जाता है। लेकिन मार्केट वहाँ से रिकवर क्यों करती है, रिकवरी का रीज़न क्या था यहाँ पर, वो समझने की बहुत ज़रूरत है। मार्केट में क्या होता है, रशिया यूक्रेन की वॉर होती है, रशिया के ऊपर यूएस गवर्नमेंट सैंक्शन लगाती है कि यहाँ से रशिया से कोई भी ऑयल परचेज नहीं करेगा, लेकिन इंडिया रशिया से ही ऑयल खरीद रहा था क्योंकि उसके जो दाम है वो सस्ते मिल रहे थे एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। अब क्या हुआ, जैसे ही यूएस ने सैंक्शन लगाया, सैंक्शन का मतलब क्या होता है, जब कोई भी देश मना कर देता है कि इस देश से कोई व्यापार नहीं करना, तो रशिया से व्यापार करने के लिए मना कर दिया था यूएस ने। लेकिन अब बात आती है कि हमारी गवर्नमेंट क्या स्टेप लेती है, उस पर निर्भर करता है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम जो है ये सैंक्शन को नहीं मानेंगे और हम रशिया से तेल लेते रहेंगे, और उससे हमारी रिकवरी क्यों हुई बताता हूँ। लोग क्या सोच रहे हैं,
वहाँ पे उस टाइम न्यूज़ क्या चल रही थी? उस टाइम न्यूज़ चल रही थी भारत रशिया से तेल खरीद रहा है, यूएस के साथ संबंध खराब कर रहा है। वेस्टर्न जो कंट्रीज थी उसकी जो मीडिया थी वो हमें बोल रही थी कि इंडिया जो है इस वॉर को फंड कर रहा है। ऐसी न्यूज़ आ रही थी यार, क्योंकि देश को ना नेगेटिव बनाने के लिए ये ऐसी पीआर चलती है। लेकिन जो सच था ना वो ऐसा सच था कि कसम से ना वेस्टर्न जो कंट्रीज है ना उनको हमें थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि जो रीज़न बताऊंगा ना आपको समझ आएगा कि उस टाइम असल में रीज़न था क्या। Cool off, India's External Affairs Minister had something to say. He says the world has India to thank for this. Here's why. Jaishankar says India bought oil from Russia despite sanctions. If it didn't, oil prices would be higher. New Delhi and Europe would be battling for the same suppliers, and all that would do is drive up the prices. So the world has India to thank for keeping oil prices steady. Had we not bought oil from Russia, I think the global oil prices would have gone higher. और वो रीज़न था कि अगर भारत रशिया से उस टाइम तेल नहीं खरीदता तो जो तेल 100 रुपये का भी मिल रहा है ना पेट्रोल, वो शायद आपको 1000 रुपये का भी नहीं मिलता, शायद उससे भी ज़्यादा मिलता। उसका रीज़न क्या था कि अगर भारत भी गल्फ़ कंट्रीज से तेल खरीदने लग जाता तो अगर सारे गल्फ़ कंट्रीज से तेल खरीदने लग रहे हैं और अगर उस चीज़ की इतनी ज़्यादा मार्केट में डिमांड होगी तो क्या होगा? किसी भी चीज़ का डिमांड होता है तो क्या होता है? प्राइस इंक्रीज़ होता है ना। अगर सारे देश कुछ ही देश से तेल खरीदने लग जाएंगे तो उसका डिमांड हाइक हो जाएगा। और भारत जो है वो वर्ल्ड का 2nd या 3rd ऑयल इंपोर्टर है, यानी कि हम ऑयल बाहर से मंगाते हैं। और अगर भारत भी वहाँ से खरीद लेता ना तो इतना ज़्यादा स्पाइक आता, इतना ज़्यादा प्राइस बढ़ जाता कि हम संभाल भी नहीं पाते, सारे जो इकोनॉमीज़ है वो क्रैश हो जाती। ठीक है, और उससे बचने के लिए भारत ने बोला कि हम रशिया से तेल खरीदते रहेंगे, क्योंकि रशिया से तेल खरीदता रहा भारत, इसकी वजह से जो प्राइस है वो मेंटेन रहा। गल्फ़ कंट्री के अंदर ज़्यादा डिमांड नहीं बढ़ी और रशिया का तेल बिकता रहा। इसकी वजह से जो उस टाइम जो फॉल आने वाला था वो फॉल आने से बच गया। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। और खुद सोचो अगर हमारे प्यारे पड़ोसी भी हमारे स्टेप की तारीफ कर रहे हैं तो हम कौन होते हैं इसको नेगेटिव बोलने वाले। अब रशिया यूक्रेन से आपको एक चीज़ तो समझ आ गई है कि मार्केट के अंदर जो गवर्नमेंट स्टेप्स है वो कितने इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब जो सबसे ज़्यादा बहुचर्चित जो हमारा टॉपिक है अडानी हिंडनबर्ग का, जो सबको लगता है कि हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी जिसने अडानी के ऊपर एलिगेशंस लगाए थे कि कुछ स्टॉक मैनिपुलेशन चल रही है, कोई रिपोर्ट्स के अंदर दिक्कत है। तो असल में क्या सच्चाई है वो अब मैं आपको बताता हूँ, कि क्योंकि सच तो आपको कोई बताने नहीं वाला ना मीडिया के अंदर, क्योंकि जो सच है वो छुपाया जाता है। सच आपकी तरफ आता ही नहीं है, सच वो बताता है जिसको पता होता है। लोगों को पता ही नहीं है, यूट्यूबर्स को पता ही नहीं है, तो आपको क्या सच बताएंगे? यूट्यूबर्स वो बोलते हैं जो सब बोलते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ जो कोई नहीं बोलता। ठीक है, अडानी हिंडनबर्ग के अंदर सबको क्या लगता है? अडानी हिंडनबर्ग केस के अंदर हिंडनबर्ग ने एलिगेशंस लगाए थे, लेकिन जो ये साजिश है वो करने वाला कोई और ही था। जो साजिश है वो करी था जॉर्ज सोरोस ने। जॉर्ज सोरोस कौन है? जॉर्ज सोरोस वो है जो पैसे कमाने के लिए कंट्रीज़ की इकोनॉमी को डुबो देता है। और वो कैसे डुबोता है? वो कंट्रीज़ की कुछ ऐसी कंपनीज़ को फाइंड करता है जो बहुत बड़ा मार्केट शेयर रखती है और वो उसी कंपनीज़ के ऊपर एलिगेशंस लगाता है। ऐसा ही उसने जापान के साथ भी किया है, ऐसा ही उसने ब्रिटेन के साथ भी किया है। और अब आती है बारी हमारे प्यारे देश भारत की। और अब की बार जो नज़र थी उसकी अडानी में पड़ चुकी थी। और अडानी में क्यों पड़ी? क्योंकि अडानी ने इतनी जल्दी ग्रोथ करी है, इतना बड़ा मार्केट शेयर है, और अडानी के ऊपर एलिगेशंस लगाना बहुत ईजी है क्योंकि उसकी थोड़ी नेगेटिव पब्लिसिटी चल रही थी। और उसके ऊपर अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसकी ऑलरेडी नेगेटिव इमेज है, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर एलिगेशंस क्या लगता है कि वो गवर्नमेंट के साथ मिले हुए हैं। इतनी जल्दी अगर किसी कंपनी ने ग्रोथ करी है तो उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट ज़्यादा आता है, राइट? तो उसको गिराना और उसके ऊपर एलिगेशंस लगाकर उसको गिराना बहुत सिंपल था, बहुत ईजी था। और इसी वजह से अब की बार का टारगेट बनते हैं अडानी जी। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि जॉर्ज सोरोस ने ऐसा कुछ करा था? क्योंकि जो हिंडनबर्ग केस था उसको फंडिंग भी तो चाहिए। इतना बड़ा पब्लिसिटी पूरे वर्ल्ड के अंदर, इतनी बड़ी इकोनॉमी को अगर गिराना, इतनी बड़ी कंट्री की एक कंपनी के ऊपर एलिगेशंस लगाना, तो फंडिंग चाहिए। और जो फंडिंग थी वो आई थी जॉर्ज सोरोस की एक ऑर्गेनाइजेशन से, एनजीओ से। ठीक है, हिंडनबर्ग की जो फंडिंग थी वो आई थी जॉर्ज सोरोस की एक एनजीओ से। और आपको जैसे पता है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी के ऊपर बहुत सीरियस एलिगेशंस लगाए थे। और हमारी सोच क्या हो गई ना, इंडियन की सोच क्या होती है कि अगर कोई बाहर का जो गोरा है या फिर वेस्टर्न कंट्री का कोई इन्वेस्टर अगर कुछ बोल रहा है वो तो सही ही बोलेगा, है ना। और इसी बात की वजह से मार्केट के अंदर आता है 9 दिन तक अडानी के शेयर्स के अंदर क्रैश। इन्वेस्टर का तो मानो अडानी से जैसे भरोसा ही उठ गया हो। तो
तो इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है, लोग बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट बिकी हुई है, हमारी गवर्नमेंट बिकी हुई है, सेबी बिकी हुई है, लेकिन एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट कौन है? सुप्रीम कोर्ट है हमारे देश की एपेक्स बॉडी, सबसे सुपीरियर बॉडी। अगर आप ये बोलते हो कि वो बिकी हुई है और वो गलत डिसीजन ले रही है, तो आप खुद सोचो, चंडीगढ़ में जो इलेक्शन हुए थे उसके अंदर बीजेपी का अगेंस्ट क्यों बोली, है ना? उसके अंदर भी साथ ही बोलना चाहिए था। लेकिन मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, अगर इतनी बड़ी एपेक्स बॉडी कोई फैसला लेती है तो वो सोच समझ कर लेती है। उसने सिर्फ एक क्लीन चिट नहीं दिलाई, उसने बचाया है भारत की इकोनॉमी को। भारत की इकोनॉमी क्यों? क्योंकि अडानी कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है, भारत की सेकंड रिचेस्ट पर्सन है अडानी जी, ठीक है। और जिस कंपनी ने इतने सारे लोन्स लिए हुए हैं, अगर वो डूब जाए तो कौन डूबेगा? हम डूबेंगे, क्योंकि लोन किसके है, कहाँ से आया पैसा? सारे बैंक से पैसा है, और बैंक्स में किसका पैसा है? हमारा। तो अगर बैंक्स का पैसा जाएगा तो किसका पैसा जाएगा? हमारा पैसा जाएगा। उससे सोचा आपने क्या होता? उस सारी चीज़ों को बचाया एक ग्रीन चिट ने। लेकिन अब एक आपके अंदर डाउट आ रहा होगा कि मैंने बोला था कि मार्केट में जब भी कोई फॉल आता है तो मार्केट में एक फास्ट रिकवरी आती है, एक रेंज के बाद, रेंज ब्रेकआउट के बाद फास्ट रिकवरी आती है। लेकिन अडानी के शेयर्स के अंदर फास्ट रिकवरी क्यों नहीं आई? मैं वो समझाता हूँ। अडानी के शेयर के अंदर क्या हुआ, मार्केट गिरी, उसके बाद एक रेंज में बनी, रेंज टूटी तो सही, लेकिन ये धीरे धीरे यहीं पर रह गया। ये शेयर ऐसा ऊपर नहीं गया, ये धीरे धीरे ऐसी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। क्यों? इसका सिंपल सा रीज़न है कि अडानी की अब इमेज इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि इसके ऊपर इन्वेस्टर्स का भरोसा ही नहीं रहा। जब लोगों का साइकोलॉजी ऐसी हो जाती है, मुझे नहीं पता कब क्या हो जाती है, मैं इसके अंदर इन्वेस्ट करूँ भी या नहीं। तो भाई जब कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा तो वो कैसे ऊपर जाएगा बताओ? ये जो बचाया हुआ है, ये बचाया हुआ है हमारी इकोनॉमी के लिए। अगर ये ना बचे तो हमारी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इफेक्ट आ सकता है, ठीक है। तो अगर कोई भी गवर्नमेंट या फिर कोई भी एपेक्स बॉडी कोई डिसीजन ले रही है तो ये सोचो वो क्यों ले रही है। हमेशा नेगेटिव पर्सपेक्टिव मत सोचो, हमेशा ये मत सोचो जो न्यूज़ में दिखा रहे हैं या फिर जो यूट्यूबर सोच रहे हैं। आप वो सोचो जो आपके दिमाग में आ रहा है, आप उस चीज़ को ध्यान से सोचो। आप सोचो, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ ना आज की वीडियो देखने के बाद। जो चीज़ें आपने शायद सोची भी नहीं होगी, सुनी भी नहीं होगी, देखी भी नहीं होगी, वो मैंने बता दी, फैक्ट्स बता दिए ऐसे जो शायद ज़िंदगी में आपको कोई और ना बताता है। क्योंकि यार मैं ना आपको सिंपल सी बात कह चुका हूँ ना, मेरे पास कोई कोर्स है ना एडवाइजरी, तो मैं आपको आधी अधूरी ज्ञान देकर क्या ही करूँगा है ना। मैं आपको तो पूरा ही ज्ञान दे रहा हूँ। लोग अगर फिर भी मुझे कुछ बोलते हैं गलत यार, नेगेटिव फैलाते यार, तो मेरा तो सामने से प्रार्थना है यार, आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग सीख रहे हैं मैं उनके लिए हमेशा सिखाता रहूँगा, ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये सब क्यों बताया। कंक्लूजन 1 मिनट के अंदर करता हूँ। ये सब कुछ बताने के बाद आपको कुछ चीज़ें शायद आपको अब समझ आएगी जब मैं आपको बताऊँगा कि मैंने आपको क्या सिखा दिया। आपको पता भी नहीं चला कि मैंने आपको बहुत कुछ सिखा चुका हूँ, ठीक है। थोड़ी देर पहले बताया ना ईरान इजराइल के अंदर मैंने क्या एनालाइज़ करा था कि गवर्नमेंट ने स्टेप ही नहीं लिए कोई, तो हम उसके अंदर इफेक्ट नहीं आएगा इतना ज़्यादा, ठीक है। लेकिन अब इलेक्शन आने वाले हैं। इलेक्शन के अंदर मैंने बोला था कि लास्ट में बोनस पॉइंट देकर जाऊँगा। इलेक्शन के अंदर आपको क्या सोचना है, हर तरफ क्या चल रहा है। होप तो बता दिया मैंने, होप से मार्केट ऊपर जाती है, लेकिन एक्सपेक्टेशन जो है ना, एक्सपेक्टेशन बहुत बेकार चीज़ है। अगर आप किसी लव लाइफ में आप किसी से प्यार करते हो, आप किसी से एक्सपेक्टेशन करते हो तो क्या होता है, एक्सपेक्टेशन अगर टूटती है तो दिल को दर्द होता है, हर्ट होता है। वैसे ही इन्वेस्टर की भी एक्सपेक्टेशन होती है मार्केट से। इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन क्या हो गई है, बीजेपी बोल रही है कि अब की बार 400 बार मोदी सरकार, लेकिन इन्वेस्टर की भी एक्सपेक्टेशन हो गई है कि अब की बार 400 बार जाएगी। तो 400 एक लिमिट हो रही है। हमेशा मार्केट के अंदर एक लिमिट सेट हो जाती है। लिमिट से अगर अच्छा आया तो मार्केट में एक आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आया, ठीक है। जब आउटस्टैंडिंग आया यानी कि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आ गया। मोस्टली केसेस में देखा गया है कि जब एक्सपेक्टेशन बीट होती है तो मार्केट के अंदर एक रैली आती है। लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन बीट नहीं होती, यानी कि मोदी सरकार 400 पार नहीं जाती, 389 या 395 आती है, तो क्या होता है, मोदी सरकार तो आ रही है, लोग क्या सोचेंगे, मोदी सरकार आ गई है, मार्केट भागेगी, हर तरफ पॉजिटिव न्यूज़ हो जाएगी। और मैं आपको बता रहा हूँ अगर वैसा हुआ तो वहाँ से आएगा एक मार्केट क्रैश, ऐसा क्रैश जो शायद आपने कभी देखा नहीं होगा। मैं आपको आज बता रहा हूँ। उसके बाद जब मार्केट के अंदर इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला होगा, उससे पहले भी अगर दूंगा आपको एक वीडियो ऐसी जो शायद आपको कहीं और ना मिली हो। मैं आपको फ्यूचर बता दूंगा कि मार्केट के अंदर इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद क्या होने वाला है उस वीडियो के अंदर। लेकिन मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, एक्सपेक्टेशन, होप, एक्सपेक्टेशन। ये शायद आपको चीज़ें और कोई ना बताया, शायद आपने सुने भी नहीं हो, आप सुनने भी नहीं वाले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग, कुछ ऐसा सीखने को मिला जिसमें मज़ा आ गया सुनकर, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और मुझे बताओ कैसी वीडियो लगी, ठीक है। और अगली वीडियो तो इससे भी अच्छी होने वाली है, क्योंकि हम हर वीडियो पिछली वाली से अच्छी बनाते हैं, इसलिए तुम भी ज़्यादा प्यार देते हो। मैं चाहता हूँ इस वीडियो में भी प्यार दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।